हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया। लास्ट वीडियो में हमने इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी देख ली थी और इस वीडियो में हम उसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो मार्सिलिया में हमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है एडवर्स कंडीशन में। जब इसमें एडवर्स कंडीशन होती है तो राइजोम में ट्यूबर्स डेवलप होते हैं। ये ट्यूबर्स जो होते हैं वो बेसिकली फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो फूड स्टोर कर लेता है उसके बाद वो एक गोल सी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। और मेनली इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ट्यूबर अलग हो जाते हैं प्लांट से और फिर जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देते हैं। इस तरीके से इसमें ट्यूबर की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया हिर्सुटा, मार्सिलिया इरोजा और मार्सिलिया माइन्यूटा। फिर दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स की हेल्प से और इसमें हमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। हेट्रोस्पोरस मतलब अलग अलग स्पोर्स, मतलब एक माइक्रोस्पोर देखने को मिलेगा और एक मेगास्पोर देखने को मिलेगा। माइक्रोस्पोर मेल की तरह फंक्शन करता है और मेगास्पोर फीमेल की तरह। स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में मिलती है। यानी स्पोरोकार्प होता है, स्पोरोकार्प पे स्पोरेंजिया लगी रहती है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये मेयोसिस से बनते हैं यानी कि हेप्लॉइड होते हैं। अब देखते हैं कि स्पोरोकार्प होता क्या है। तो इसमें जो स्पोरोकार्प होता है ये मॉर्फोलॉजी में भी देख चुके हैं कि कहाँ होता है। ये प्रेजेंट होता है पीटियोल के बेस पर, यानी लीफ स्टॉक जो होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। अगर हम यंग स्पोरोकार्प की बात करें तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है और सॉफ्ट होता है, जबकि मैच्योर होने के बाद ये स्पोरोकार्प जो होता है डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और हार्ड हो जाता है। ये पीटियोल के बेस से डेवलप होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और स्पोरोकार्प की शेप किडनी जैसी होती है या फिर बीन जैसी शेप होती है। स्पोरोकार्प को हम देखें तो मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, स्टॉक और रेफी। ये है एक स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर जिसमें इसका मेन पार्ट ये है बॉडी और इस बॉडी के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो बॉडी होती है वो एक डंडी के थ्रू या हम बोल सकते हैं पेडिसल के स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहती है बॉडी से। इसको हम बोलते हैं स्टॉक यानी कि पेडिसल वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है रेफे, ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ स्टॉक और बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अगर हम डिस्टल एंड देखें, रेफे का जो डिस्टल एंड है यहाँ पर एक या दो उभार दिख सकते हैं, उभार जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। इसको हम बोलते हैं हॉर्न या फिर ट्यूबरकल्स। ये जो उभार जैसे स्ट्रक्चर है इनको हॉर्न या फिर ट्यूबरकल्स कहते हैं। स्पोरोकार्प के ऊपर वॉल मिलती है। इसकी वॉल जो होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, यानी बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है। और इसका काम क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करना मैकेनिकल शॉक से और इसको सूखने से बचाना। ये मेनली वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन का। इसकी जो वॉल होती है वो डिफरेंशिएटेड रहती है तीन पार्ट में, आउटर मोनोलेयर, एपिडर्मिस यानी सबसे बाहर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस जो कि एक सिंगल लेयर की बनी होती है। फिर बीच में प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस जो कि दो लेयर की बनी होती है और उसके बाद होता है पैरेन्काइमेटस रीजन। यानी कि इसकी वॉल तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मेजरली एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और पैरेन्काइमेटस रीजन। तो एपिडर्मिस जो होती है उसकी सेल्स क्यूबॉइडल होती है यानी क्यूबॉइड जैसी शेप होती है और इसके ऊपर हमें एक क्यूटिकल की लेयर भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही हमें मल्टीसेलुलर हेयर्स और स्टोमेटा देखने को भी मिलते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। यानी स्पोरोकार्प की एपिडर्मिस पे हेयर और स्टोमेटा भी हमें प्रेजेंट होते दिखते हैं। फिर एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस वाली लेयर दो लेयर होती है, अभी हमने देखा। और इसकी जो सेल्स होती है उनकी शेप पिलर जैसी होती है, लंबे लंबे खंबे की जैसी होती है। बाई लेयर होती है, दो लेयर होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच के स्पेस नहीं मिलते हैं। और जब मैच्योर स्टेज आ जाती है तो एक जिलेटिनस रिंग बनती है और ये जिलेटिनस रिंग जो होती है स्पोरोकार्प के डाइसेंस में हेल्प करती है, यानी स्पोरोकार्प के फटने में हेल्प करती है। ये है इसकी वॉल स्पोरोकार्प की। सबसे बाहर ये एपिडर्मिस वाली लेयर सिंगल लेयर होती है, इसकी सेल्स क्यूब जैसी होती हैं। उसके नीचे दो लेयर की हमें हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है और इसकी सेल्स इस तरीके से लंबी लंबी होती है, पिलर जैसी होती है। इसको तो बोलते हैं फर्स्ट पैलिसेड लेयर और इसको बोलते हैं सेकंड पैलिसेड लेयर। तो दो लेयर मिलके हाइपोडर्मिस बनाती है और उसके नीचे वाला जो एरिया होता है, पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पैरेन्काइमेटस रीजन। ये पैरेन्काइमा की सेल से मिलकर बना होता है और ये 2 से लेकर 3 लेयर का हो सकता है। और
एपिडर्मिस पे ही हमें ऊपर की तरफ क्यूटिकल देखने को मिलते हैं और ये बीच वाला जो स्पेस है जो खाली है वो स्टोमेटा कहलाता है। स्पोरोकार्प के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो राफे से एंटर करते हैं और उसके बाद वो अपर सरफेस पे पहुंच जाते हैं स्पोरोकार्प की, और ऊपर पहुंचने के बाद इसको हम बोलते हैं डोर्सल बंडल। और इन डोर्सल बंडल से लेटरल बंडल निकलते हैं। लेटरल बंडल को हम कॉमिज्यूरल भी कहते हैं। तो ये डोर्सल बंडल से निकलता है लेटरल बंडल। ये जो बंडल होते हैं वो बाइफरकेट होते हैं। बाइफरकेट मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं स्पोरोफिल के मिड में। और ये जो दोनों ब्रांचेस होती हैं लेटरल बंडल की वो एक सरफेस पे जाके मिलती है स्पोरोफिल की और एक लूप बना लेती हैं एनास्टोमोसिस की प्रोसेस के थ्रू। और जहां से ये लेटरल बंडल ब्रांचिंग चालू होती है वहां से एक स्मॉल ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल बंडल। अब अगर हम देखें कि स्पोरोकार्प का हॉरिजॉन्टल सेक्शन अगर हम कट करते हैं तो वो हमें अंदर से कैसे दिखाई देता है। तो जब हम स्पोरोकार्प का हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें सोराई में ऑल्टरनेट रो दिखाई देती हैं। हर सोरस इंडोसियम के द्वारा सराउंडेड रहता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये है स्पोरोफिल का हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन। ये स्पोरोकार्प है, इसको इस तरीके से अगर बीच में से कट करते हैं तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें यहाँ पर हमें टिप पे दिखाई दे रहा है डोर्सल बंडल और इससे यहाँ पर साइड में निकल रहे हैं लेटरल बंडल। यहाँ सब जगह लेटरल बंडल प्रेजेंट है जो कि डोर्सल बंडल से निकलते हैं। और यहाँ ऊपर और नीचे हमें दो जिलेटिनस रिंग देखने को मिलती हैं। ये वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और ये है मेगास्पोरेंजियम। और इन सोराई को जो कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं इंडोसियम, यानी ये इसको कवर करके रहती है वॉल। और ये बाहर ये स्पोरोकार्प की वॉल जो हमने देखी थी कैसी कैसी डिफ्रेंशिएटेड रहती है। ये तो है इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखते हैं हम इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये है इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी ये स्पोरोकार्प है। इस बार इसको इस तरीके से कट किया हुआ है तो इस वे में अगर इसको कट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है वो उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन की तरह ही हमें वॉल दिखाई देती है। इसमें जिलेटिनस रिंग जो होती है वो डोर्सल बॉडी की तरफ ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देती है कंपेयर टू वेंट्रल बॉडी। और सोरस में यह दिखाई देता है मेगास्पोरेंजिया के दोनों तरफ हमें माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्शन दिखाई देता है। उसमें भी हमें वैसी वॉल दिखाई दी थी, इसमें भी हमें ऐसी वॉल दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये है डोर्सल बंडल और साइड में से ये निकल रहे हैं लेटरल बंडल और ये है माइक्रोस्पोरेंजियम और जबकि ये वाले हैं मेगास्पोरेंजियम। तो मिडिल में बहुत सारे मेगास्पोरेंजियम होते हैं और इनके दोनों तरफ हमें एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। तो ये दोनों है माइक्रोस्पोरेंजिया, साइज में भी छोटे हैं, और ये मिडिल में है बहुत सारे मेगास्पोरेंजिया। और ये वाली है इसकी वॉल और ये है इंडोसियम जो इनको चारों तरफ से कवर करके रख रहा है। ये वाला पार्ट है इंडोसियम वाला। और यहाँ पर लेटरल बंडल से ब्रांचिंग निकली रहती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल बंडल। तो ये है इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। और अब हम देखेंगे वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें सोराई लॉन्गिट्यूडनली अरेंज दिखाई देते हैं। इसमें हमें केवल एक टाइप का स्पोरेंजियम ही दिखाई देता है सोरस के अंदर। इस सेक्शन में हमें स्टॉक बंडल और डोर्सल बंडल ये दोनों तो कंटिन्यूअसली दिखाई देते हैं, बट जो लेटरल बंडल होते हैं वो कट हुए दिखाई देते हैं। ये है इसका वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें हमें यहाँ पर डोर्सल बंडल दिखाई दे रहे हैं, बट ये लेटरल बंडल जो हैं वो कटे कटे से दिखाई दे रहे हैं। इसके चारों तरफ प्रेजेंट है ये जिलेटिनस रिंग जो कि उसमें हमें केवल तो ही दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे केवल हमें एक टाइप के ही सोराई देखने को मिलेंगे, या तो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरेंजिया। तो इसमें हमें यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। और स्पोरेंजिया की चारों तरफ ये है इंडोसियम की वॉल जिसको कवर करके रख रही है। और ये बाहर जो दिखाई दे रही है ये है स्पोरोकार्प की वॉल। तो इस तरीके से तीनों सेक्शन में हमें अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो लेप्टोस्पोरेंजियट टाइप का होता है, यानी केवल एक ही इनिशियल सेल होती है जो कि पूरे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करती है। तो इसमें जो स्पोरेंजियल इनिशियल होती है वो बनती है रिसेप्टिकल के डोर्सल सेल से। रिसेप्टिकल की कोई भी एक डोर्सल सेल जो होती है वो
साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और वो स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह फंक्शन करती है। स्पोरेंजियल इनिशियल में सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे कि दो सेल बनते हैं, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। अब इस इनर सेल का तो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता, लेकिन आउटर सेल डिवाइड करके स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करती है। इसमें 3 ऑब्लिक डिवीजन होते हैं यानी तिरछे डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से अब टेट्राहेड्रल एपिकल सेल बनती है। अब इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 तरीके की सेल बनती है, आउटर जैकेट इनिशियल और अंदर वाली आर्किस्पोरियल इनिशियल। जैकेट इनिशियल में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक जैकेट की लेयर बन जाती है जो कि सिंगल लेयर होती है। ऐसे ही आर्किस्पोरियल इनिशियल में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे कि बन जाती है आउटर टेपिटम लेयर और सेंट्रल प्राइमरी सेल। और आर्किस्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे ये 2 सेल बन जाती है, एक होती है आउटर टेपिटम सेल और सेंट्रल प्राइमरी सेल। टेपिटम सेल में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरीके के डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से 2 लेयर की टेपिटम बन जाती है जिसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और सेंट्रल प्राइमरी सेल जो होती है वो स्पोर मदर सेल बना लेती है जो कि 8 से लेके 16 होते हैं और ये 2n होती है। इसमें होता है मेयोसिस, मेयोसिस के बाद इसमें स्पोर्स बन जाते हैं टेट्राड की फॉर्म में और वो होते हैं n। माइक्रोस्पोरेंजियम में सारी की सारी मदर सेल्स ही एक्टिव रहती है जो कि 32 से लेकर 64 स्पोर्स बनाती हैं, लेकिन मेगास्पोरेंजियम में केवल एक मदर सेल एक्टिव रहती है। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है जिससे कि 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं, लेकिन केवल एक ही मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल रहता है, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। स्पोरेंजिया का जो डाइसेंस है वो 2-3 साल के बाद होता है। इनका लाइफ स्पेन 30 से लेके 35 साल तक हो सकता है। अब इसका डाइसेंस कैसे होता है, तो डाइसेंस के लिए स्पोरोकार्प की जो वॉल होती है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होना चालू होती है। अब मेल्ट होने की वजह से इसके अंदर पानी एंटर कर जाता है और पानी एंटर करके ये स्पोरोकार्प की वॉल फूल जाती है। अब फूलने की वजह से जो स्पोरोकार्प होता है वो वेंट्रल मार्जिन से सेपरेट हो जाता है और 2 वॉल्व बना लेता है। इसके बाद इंडोसियम और स्पोरेंजियम की वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाती है जिसकी वजह से स्पोर एक्सपोज हो जाते हैं और वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से स्पोर्स का डाइसेंस होता है। अब ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करके ये गेमेटोफिटिक प्लांट बना लेंगे। माइक्रोस्पोर्स तो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर बनाएगी फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट रहेगा, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। माइक्रोस्पोर्स और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं, यानी माइक्रोस्पोर तो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर बनाएगी फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखते हैं कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो मेल गेमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर्स से बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स साइज में छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर ट्राइडेट रिच प्रेजेंट होता है इसके पिरामिडल टॉप पर और इसमें हमें सेंट्रल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्टार्च के पार्टिकल भी देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोर की 2 वॉल होती है, बाहर वाली को बोलते हैं एपिस्पोर जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और अंदर वाली होती है एंडोस्पोर जो कि सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो जैसे ही डिस्पर्स हुए उसके तुरंत बाद ही जर्मिनेट हो जाते हैं, लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ये है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की यहाँ पे हमें दोनों वॉल दिखाई देने को मिल रही हैं। इसमें अंदर स्टार्च भी भरा रहता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये स्टार्च जो है वो पेरीफेरी की तरफ जाने लगता है। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करता है, डिवीजन करके 2 सेल बना लेता है, एक एपिकल सेल और एक प्रोथीलियल सेल। एपिकल सेल में अब ऑब्लिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से एंथ्रीडियल इनिशियल बनते हैं। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बन जाती है, एक पेराइटल सेल और एक सिस्टर सेल। पेराइटल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे कि सेकेंडरी पेराइटल सेल्स बनती हैं और एक बनती है सेकेंड आउटर लेयर सेल और सेकेंड आउटर सेल जो कि लार्ज होती है। फिर इस आउटर सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे कि एक और यानी कि थर्ड पेराइटल सेल बन जाती है। इसके अलावा एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन जाती है, यानी टोटल यहाँ पर हो गए 3 पेराइटल सेल और एक एंड्रोगोनियल सेल। अब ये एंड्रोगोनियल सेल आगे जाकर बनाएगी एंड्रोसाइट और इस एंड्रोसाइट में
मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से बन जाएंगे एंथ्रेजोइड। ये एंथ्रेजोइड होते हैं फ्लैजिलेटेड, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मोटाइल होते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 32 एंथ्रेजोइड्स बनते हैं और इसमें जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पोरिक टाइप का होता है। एंडोस्पोरिक मतलब स्पोर के अंदर ही डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, इसलिए बोलते हैं हम एंडोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। अगर हम एंथ्रेजोइड को देखें तो इसके दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर। इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो सिलेटेड होते हैं, यानी सीलिया प्रेजेंट होती है, और पोस्टीरियर पार्ट में वेसिकल प्रेजेंट होती है गोल शेप की। ये तो हो गया मेल डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर से होता है। मेगास्पोर्स एलिप्टिकल होते हैं, डार्क कलर की स्ट्रक्चर होती है। इस पे हमें एंटीरियर एंड पर एक पैपिला देखने को मिलती है। पैपिलर मतलब एक छोटा सा उभार देखने को मिलता है। ये पैपिला होती है वो एंडोस्पोरियम से पूरी तरीके से सराउंडेड रहती है, बट एक्सोस्पोरियम जो होती है वो पैपिला को कवर नहीं करती, उसके अलावा पूरे स्पोर को कवर करके रखती है। मेगास्पोर्स अपने रिलीज होने के तुरंत बाद ही जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी रिलीज होने के 12 से लेकर 15 घंटे के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और फीमेल स्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है फीमेल स्पोर यानी कि मेगास्पोर। यहाँ पर इसकी प्रेजेंट होती है एपिकल पैपिला, जिसमें एंडोस्पोरियम तो मिलता है बट एक्सोस्पोरियम नहीं मिलता। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि ये सारे स्टार्च के पार्टिकल्स होते हैं। अब इस न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे कि दो सेल बन जाती है, एक एपिकल सेल एक प्रोथेलियल सेल। एपिकल सेल साइज में छोटी होती है, प्रोथेलियल सेल साइज में बड़ी होती है। प्रोथेलियल सेल स्टेराइल होती है, यानी आगे डिवाइड नहीं करती, जबकि एपिकल सेल में होते हैं 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जिसकी वजह से इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। बीच में सेंट्रल सेल और उसके चारों तरफ 3 लेटरल सेल। फिर इस सेंट्रल सेल में डिवीजन होता है, जिससे कि एक बेसल सेल और 3 लेटरल सेल बनती है। फिर से ये जो बेसल सेल होती है वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि एक बनती है बाहर वाली सेल कवर सेल और एक बनती है सेंट्रल सेल। कवर सेल में 2 एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि नेक इनिशियल बनते हैं, क्वाड्रेट बनता है, यानी 4 सेल्स बन जाती हैं। और सेंट्रल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल बनती है। बाहर वाली सेल को बोलते हैं प्राइमरी कैनाल सेल, जो आगे जाकर नेक कैनाल सेल बनाएगी। और प्राइमरी वेंट्रल सेल आगे जाकर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इससे 2 सेल बनती है, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल। ये एग सेल ही होती है जो कि फीमेल गैमीट होती है। अब इस नेक इनिशियल में भी आगे डिवीजन होते हैं, ऑब्लिक डिवीजन, जिसकी वजह से 8 सेल की नेक बन जाती है। तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद होगा इन दोनों का फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो एंथ्रेजोइड्स होते हैं वो कीमोटैक्सिस के थ्रू आर्किगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कीमोटैक्सिस मतलब आर्किगोनिया जो होती है वो कुछ केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से एंथ्रेजोइड उसकी तरफ अटैच होते हैं। उसके बाद ये जो एंथ्रेजोइड होते हैं वो आर्किगोनिया के नेक पे पहुंच जाते हैं स्विम करते हुए, और उसके बाद इनमें एग और मेल न्यूक्लियस में फ्यूजन हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जाइगोट, जो कि 2n होता है। अब ये जाइगोट आगे जाके जब डेवलप होगा तो ये एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो आगे जाकर स्पोरोफाइट बनाएगा। तो देखते हैं कि इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन के 2 से 4 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो जाइगोट से बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो ये है जाइगोट, 2n है जो कि। अब इसमें पहला डिवीजन इस तरीके से होता है, यानी ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 2 तरीके की सेल बनती है, एक एपीबेसल सेल और एक हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल साइज में बड़ी होती है, हाइपोबेसल सेल साइज में छोटी होती है। अब इनमें डिवीजन होते हैं, डिवीजन होने के बाद क्वाड्रेंट स्टेज बन जाती है, और उसके बाद और भी डिवीजन होते रहते हैं। तो इस क्वाड्रेंट स्टेज में जो ऊपर वाली सेल्स होती है तो बनाते हैं लीफ और स्टेम, और नीचे वाली सेल्स बनाती है रूट एंड फुट वाला पार्ट। इस तरीके से पूरा स्पोरोफाइट बन जाता है। इसके अलावा वेंटर के चारों तरफ जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जो कि आगे जाके कैलिप्ट्रा बनाती है। स्टार्टिंग में जो कैलिप्ट्रा होता है वो स्पोरोफाइट को कवर करके रखता है, लेकिन धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाता है और स्पोरोफाइट एक्सपोज हो जाता है। तो इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन
चलता है और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है। तो मेन इसकी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पोरोकार्प होते हैं। स्पोरोकार्प के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होती है। मेगास्पोरेंजिया से बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n होती है। से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। अब इन दोनों मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मतलब कि फीमेल के लिए और माइक्रोस्पोर मेल्स के लिए। अब इन माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होते हैं, मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। ऐसे ही मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाती है। फीमेल गेमेटोफाइट आगे जाके आर्किगोनियम और मेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडियम बनाती है। एंथ्रीडियम में एंथ्रीजोइड्स होते हैं और आर्किगोनियम में एग होती है। जब ये एग और एंथ्रीजोइड फर्टिलाइज होते हैं यानी कि फ्यूज होते हैं तो उससे बनता है जाइगोट। और जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटी सी लेयर बना लेता है और अब इस जाइगोट को हम बोल देते हैं oospore जो कि होता है 2n। अब ये oospore आगे जाके डेवलप होता है और एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो सीधा डेवलप होकर स्पोरोफाइट बना लेता है। इस तरीके से मेन प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट होती है, बट जो गेमेटोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। तो ये है पूरी मार्सीलिया की रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।